हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और इन टॉपिक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के पिछले कई दिनों से भर भर के कमेंट आ रहे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं इंग्लिश में पूछा जाने वाला सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनको बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। और सेक्शन सी के अंतर्गत बच्चों आपके 25 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यूं समझिए, अगर ये आपका गड़बड़ हो गया तो भाई पूरा का पूरा पेपर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 25 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और इन टॉपिक की खास बात यह है बच्चों कि इनमें ज्यादा समय नहीं लगता। ये टाइम लेने वाले क्वेश्चन नहीं है, इनमें बस थोड़ा सा कुछ आपको दिमाग लगाना है और आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। खास बात यह है कि एक नंबर नहीं कटता है इन सारे टॉपिक में, ठीक है ना। चलिए देख लेते बच्चों कि सेक्शन सी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिर उनको देखेंगे बच्चों। इसलिए इस समय वक्त अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेज, जिस स्टेज में हो, आपकी जो एज है, इस एज में अक्सर स्टूडेंट के साथ गलती होती है, लेकिन आपको उन गलतियों से बाहर आना। आपके माता पिता एक उम्मीद लगाए बैठे हैं बच्चों, इसलिए अपना भाई भविष्य मत बर्बाद करो। हम तो यही कहेंगे, अपना कैरियर बिल्कुल मत बिगाड़ो, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई हम लड़के, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये कहने की बात है, सब कहते हैं कि अरे आप लड़के हो, कहीं भी रहो, जिंदगी में मौज कर सकते हो, लेकिन हमारे अंदर दर्द क्या होता है वो कोई नहीं जानता। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी लड़कियां रो देती हैं, लेकिन लड़के जल्दी नहीं रोते। क्यों? क्योंकि वो दर्द को सहन करने की उनकी क्षमता होती है। अगर लड़के रो दिए तो यूं समझ लो कि दुनिया में अब उससे बड़ा दर्द उसे मिला नहीं है। इसलिए काम वो करो कि दुनिया आपके पीछे भागे। ऐसा काम नहीं कि आज आप दुनिया के पीछे भागो। भाई जहां अगर जिसके पीछे आप भागना शुरू कर दिया तो समझ लो कि वो आपके 1% इज्जत नहीं करेगा, उसकी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाई बिना जॉब के, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो बाहर क्या, घर में भी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए बच्चों आपको अगर कल को बेहतर बनाना है, पहले आज को अच्छे से संवारना होगा। माता पिता के अंदर एक उम्मीद है, एक आस है कि आप उनके लिए कुछ करोगे, इसलिए अपना भाई समय बर्बाद ना करो। और आपके लिए चंद्र लाइनें कि गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दिल में दर्द बहुत था मगर हम रोए नहीं, कोई नहीं था अपना जो हमसे ये पूछे, कोई नहीं था अपना जो हमसे ये पूछे, जगे हो किस लिए या किसी के लिए सोए ही नहीं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना बच्चों। ये सब बेसिक बातें हैं, जिंदगी में कोई आपको ये नहीं सिखाएगा, किसी किताब से नहीं सीखना, आप अपने आप को खुद समझ सकते हो। ठीक, इतना समझदार हो आप। चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे सेक्शन सी के अंतर्गत। तो सेक्शन सी के अंतर्गत पहला टॉपिक होगा बच्चों साइनानिम यानी समानार्थी, दूसरा एंटोनिम्स जिसको विलोम बोलते हैं, तीसरा आइडम फ्रेज यानी जो कहावत या मुहावरा होता है बच्चों, और नेक्स्ट है चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द एक वाक्यांश होता है वो चीज, और पांचवा एरर यानी जो त्रुटि होता है, जैसे हिंदी में पूरा होता है ना सेम उसी तरीके का। ठीक, ये पूरा ग्रामर का होता है ये पोर्शन, ठीक है, सेक्शन सी वाला। और अगला है नरेशन छठवां, फिर उसके बाद सातवां साइंथेसिस, आठवां है ट्रांसफॉर्मेशन, नौवां है बच्चों सिंटैक्स, और 10वां है होमोफोन्स, और 11वां है ट्रांसलेशन। तो ये सब मिलाकर के आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा आपका होता क्या है बच्चों, तो ये आपका पूरा ग्रामर होता है। आपने देखा होगा जैसे हिंदी में पूरा होता है ना, पूरा उसी तरह का सेम ये भी होता है। तो इतने टॉपिक आपके सेक्शन सी के अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि द साइनोनिम ऑफ मोटिव इज, मोटिव का साइनोनिम क्या होगा। देखिए तो पहला ऑप्शन आपके दिए गए है रीजन, वोकेशन, इंटेंशन, प्रिपरेशन। रीजन का मतलब होता है बच्चों कारण, रीजन का मतलब कारण होता है, वोकेशन का मतलब होता है अवसर, कोई शुभ अवसर होता है ना जैसे वो चीज, अवसर। इंटेंशन का मतलब होता है बच्चों इरादा, और उसके बाद प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा होगा मोटिव का। अब मोटिव का मतलब होता है बच्चों देखिए उद्देश्य,
मोटिव का मतलब उद्देश्य बोल लें, या फिर इसी को हम कारण कह सकते हैं, या इसी को हेतु बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो मोटिव क्या है भाई? ये मोटिव का मतलब उद्देश्य या कारण या हेतु। इसका साइनानिम पूछ रहा है समानार्थी, तो ये पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा रसगुल्लों, ये सही हो जाएगा, यानी रीजन के मतलब कारण, क्योंकि साइनानिम का मतलब होता है समानार्थी। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ पैट्रियोट। एंटोनिम ऑफ पैट्रियोट, तो पैट्रियोट जो वर्ड है इसका कह रहा है कि एंटोनिम क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है ब्रेव, कावर्ड, या फिर ट्रेटर, या फिर हॉनेस्ट है। तो ब्रेव का मतलब होता है बच्चों बहादुर, ब्रेव का मतलब बहादुर। कावर्ड का मतलब होता है बच्चों कायर, ठीक है, डरपोक। और उसके बाद ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, देशद्रोही, या इसी को गद्दार कहते हैं। क्या बोलते हैं? गद्दार। और नेक्स्ट है हॉनेस्ट, बोले तो ईमानदार, ठीक, ईमानदार। तो ये चीज होता है। अब देखिएगा भाई बोल क्या रहा है कि पैट्रियोट, ठीक, पैट्रियोट का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त। तो देशभक्त का एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम। तो देशभक्त का विलोम क्या हो जाएगा भाई? बहादुर होगा कि कायर होगा कि देशद्रोही या गद्दार होगा कि ईमानदार? भाई देशभक्त, तो देशभक्त का अपोजिट क्या होगा? देशद्रोही या फिर गद्दार। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि साइनानी में फिर एक एंटोनिम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ये आपका क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ऑडियंस, थीस्ट, एथिस्ट, गॉड लवर। देखिए ऑडियंस का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रोता होता है। ऑडियंस का मतलब श्रोता, श्रोतागण जो होते हैं। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, आस्तिक, ठीक। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, नास्तिक। और गॉड लवर का मतलब भी क्या है? ईश्वर प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, ठीक। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो भाई ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक। भाई जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक ही तो कहेंगे बच्चों। भाई जो ईश्वर में अगर विश्वास रखता है पूछा जाता तो ये हो जाता आस्तिक हो जाता, ठीक। तो ईश्वर में ना विश्वास रखने वाला एथिस्ट बोले तो नास्तिक होता है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अगला देखते हैं। कह रहा है कि द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, टू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है टू ग्रीट, टू वेलकम, टू कम फ्रॉम, या फिर टू एप्रिशिएट। तो इसका मतलब देखिए, कह रहा है कि टू हेल फ्रॉम का मतलब यहां पे देखिए, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक। उत्पन्न होना या आना या पैदा होना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है भाई। तो टू ग्रीट, देखिए टू ग्रीट, अब उसके बाद क्या है? टू ग्रीट का मतलब होता है यहां पे अभिवादन, अभिवादन करना, वेलकम स्वागत करना, स्वागत करना, ठीक। टू कम फ्रॉम मतलब उत्पन्न होना या पैदा होना। मिल गया भाई, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। और टू एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? मतलब देखिए यहां पर देखिए, एप्रिशिएट करना का मतलब जैसे होता नहीं कि भाई मतलब समर्पित कर देना, ठीक है ना, ये समर्पण होता है, ठीक। समर्पित करना, तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। वही उत्पन्न होना, पैदा होना या फिर आना, तो यही टू कम फ्रॉम, यही क्या हो जाएगा? इसका
सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका आइडम या फिर फ्रेज मतलब आइडम फ्रेज वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं आप। हो गया ना बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? देखिए बोल रहा है अगला टॉपिक में, इसमें बोल रहा है भाई, कह रहा है कि इज ही डज नॉट लाइक चॉकलेट। कह रहा है कि विच वर्ड या फिर पार्ट इन द सेंटेंस इज एन एरर। कह रहा है कि इज ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट नहीं पसंद करता है? तो कह रहा है इसमें गलती कहां है, आपको बताना है। गलती कहां है बच्चों? तो बताना है किसमें, डज नॉट में है या फिर ही में है या फिर लाइक में है या फिर इज में। अब जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि डू या डज यहां पर है और यहां पर इज लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो गलती कहां पे है? तो गलती साफ साफ दिख गई बच्चों, तो गलती है इज में। ठीक, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इज होगा ही नहीं, केवल ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो भाई क्योंकि यहां इसके लिए क्या के लिए खुद ये डू या डज जब आगे लगाते तब सही होता ना, ये तो बाकी सिंपल में ही है। अब देखिएगा बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हम बता दें, जितने भी अभी हमने देखे थे आगे भाई, जिनको देखा है साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सभी, उसके बाद ये सब आपको एरर वगैरह, ये सबके सब बच्चों ये 2-2 नंबर वाले टॉपिक हैं। यानी जितने टॉपिक हम देखेंगे सबके सब, ट्रांसलेशन वाला छोड़ करके सबके सब केवल 2 नंबर में, मतलब सबके सब 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं, इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस टिक करने वाले आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 दूना 10 नंबर इनके। अब ये 5 नंबर के जो होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन, इन्हीं में थोड़ा आपको करना होता है। तो क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना होगा। कह रहा है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर काटती है। ठीक, टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। अगर आप देखेंगे गौर से इस पे, अगर आप समझिएगा बच्चों, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। ये बात सच है कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, यानी जो ग्रह होते हैं भाई वो क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। अब जब सार्वभौमिक सत्य होता है बच्चों, तो ऐसे केसेस में इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, तो करते क्या है, सिड या सिड टू को भाई, अगर यहाँ पे सिड टू है तो टोल्ड नहीं, सिड है तो सिड ही करेंगे, कंजक्शन दैट लगाकर पूरा छाप देते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, द टीचर सेड दैट, कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन, बस हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरा हो, तो ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। क्लियर? चलिए दूसरा कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, यानी डॉक्टर ने मरीज से कहा या रोगी से कहा कि डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंसेस। ठीक, कह रहा है कि भाई डॉक्टर ने पेशेंट से कहा या मरीज से कहा कि जो तली भुनी चीजें हैं उनको मत खाओ, तो यहां पर परहेज करने की बात की जा रही है। तो ऐसे केसेस में भाई ये डॉक्टर कर क्या रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ना। जब भी हम दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर जो कुछ भी बोलते हैं हमको, वो क्या कर रहे हैं, सलाह ही तो देते हैं कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये ना करो, वो ना करो, ये करो, वो करो, तो वो हमको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पर इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं बच्चों। सबसे पहला तो भाई दोनों तरीका हम देख लेते हैं। एक तो बच्चों इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि द डॉक्टर सेड या सेड टू को एक तो एडवाइज्ड, क्योंकि हमने बताया सलाह से भी बनेगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द
पेशेंट, उसके बाद यहां पर पूरा ये डू नॉट वगैरह नहीं रहेगा, पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस। एक तो ये हो गया, पहला तरीका ये रहा बच्चों, ठीक है, यानी पहला तरीका तो हमने इस तरीके से बना लिया। अब दूसरा इसको हम कैसे बना सकते हैं? पहला तो हो गया द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, और दूसरा बच्चों इसको फॉरबेड से बनाते हैं। फॉरबेड से कैसे बनाएंगे? तो फॉरबेड से जब बनाएंगे लिखेंगे द डॉक्टर फॉरबेड, ठीक, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट, डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट, यहां पर फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, पेशेंट। उसके बाद देखिए फॉरबेड अपने आप में खुद एक निगेटिव होता है, जब फॉरबेड लगाएंगे तो ये नॉट वगैरह लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, तो हो जाएगा द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू ईट, उसके बाद पूरा क्या छाप देंगे, टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, ठीक, ये हो जाएगा। तो ऐसे, तो दो तरीके से जब भी बच्चों डू नॉट वाला आपको दिखे तो आप वहां पर दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपको ये जरूरी नहीं कि एडवाइज्ड हर जगह एडवाइज्ड से बनेगा, भाई टीचर अगर जैसे किसी को मना कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जैसे कोई मना कर रहे हैं तो आप यहां पर लगा सकते हो, लेकिन किसी चीज के लिए अगर बोल रहे हैं कि ये इसको मत छुओ उसको मत छुओ तो वहां पर ऑर्डर करते हैं, तो वहां पर ऑर्डर केसेस में होता है। जैसे भाई टीचर अगर स्टूडेंट को किसी चीज के लिए कर रहे हैं कि ये चीज ना करो, ठीक है, तो जैसे वहां बोल रहे हैं कि भाई चोरी मत करो, ठीक, किसी को परेशान मत करो, तो ऑर्डर वहां पर है। लेकिन जैसे डॉक्टर किसी को सलाह दे रहा है कि ये चीज ना करने का, तो एडवाइस लगता है। और बाकी दोनों में चाहे जो तरीका हो, जो भाव हो, ये फॉरबेड वाला आपका सब में अप्लाई होगा। तो फॉरबेड वाला ऐसे बनता है, ये डू नॉट वाला गायब करके फॉरबेड यहां लगाकर टू के बाद ये पूरा जो होता है छाप देना है, फॉरबेड से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं बच्चों। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आ गया कि फॉरवर्ड से जब बनाना है तो कैसे बनाना है। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। भाई जैसा कोष्टक में दिया है, ये सब भी दो दो नंबर के हैं, पहले वाले में भी, ठीक है, हम तो दोनों सब बता रहे हैं, सब में एक एक करना होगा क्योंकि ये दिया है ना चेंज एनी वन, पहले वाले में भी, नरेशन में भी दो में आपको एक करना होगा। फिर उसके बाद ये आपका दूसरा रहेगा किससे? तो ये आपका दूसरा रहेगा बच्चों, जैसे पहला होगा आपका नरेशन से, दूसरा रहेगा ये सिंथेसिस से, तो फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर उसके बाद सिंटैक्स से। सब में आपको दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक एक सब में करना है। ये गलती नहीं करना है कि आपके दो के दोनों छापो, नहीं बच्चों, हम दोनों करवा रहे हैं लेकिन आपको वहां पर नहीं करना है, ठीक। चलिए तो जैसे पहला दिया गया है कि द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, वर्कर्स ने अपना काम समाप्त किया, देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब वे घर गए। इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। अब देखिएगा जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों का, अब दोनों काम ये पास्ट में भी हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल वाला कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। कह रहा है कि द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, पहले वर्कर्स ने अपने काम को खत्म किया, उसके बाद वे घर गए हैं। ऐसा नहीं कि काम खत्म करते हुए वे घर गए, नहीं, अपने काम को खत्म किया। जब एक काम पूरी तरह खत्म हो जाए, दूसरा स्टार्ट हो, तब हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे बच्चों सेंटेंस में, क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे हैविंग, हैविंग हुआ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, ठीक। तो हैविंग फिनिश्ड, उसके बाद दियर वर्क, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क, दियर वर्क, उसके बाद कॉमा करेंगे वर्कर्स, वर्कर्स, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क, वर्कर्स लेफ्ट, लेफ्ट फॉर होम,
ठीक है, तो हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क्स, अपना काम खत्म करने के बाद वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम, वर्कर्स घर के लिए चल पड़े। ठीक है, इस तरीके से बनेगा सिंपल में। और पहले का क्या था कि वर्कर्स ने अपना काम समाप्त किया फिर वे घर गए, तो इसका नीचे का मतलब यही तो हुआ बच्चों कि काम समाप्त करने के बाद वर्कर्स घर गए। ठीक है, तो हो गया। अब दूसरा क्या 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 बोल रहा है कि ही इज वेरी पुअर और ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में, कह रहा है कि वह बहुत गरीब है, वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, हमने अच्छे से बताया है बच्चों। तो इसको बताएं भाई, किससे कैसे बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे ही इज सो पुअर that he cannot buy a scooter। ठीक है, ही मतलब he is so poor that he cannot buy a scooter, वह इतना गरीब है कि वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है। देखिए, इनमें यही करना होता, सेंस ना चेंज हो, और कई तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर यही तो कह रहा है कि भाई वह बहुत गरीब है और वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। तो इसका मतलब यही है कि भाई वह इतना गरीब है कि वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता, यानी ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला। अब देखिएगा तीसरा जो है इसमें भी कि चेंज एनीवन, यहां पर भी भाई दो रहेंगे, एक करना होगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, कह रहा है कि चेंज एनी वन, कोई एक आपको क्या करना है, किसी एक को बनाना है बच्चों। चेंज कह रहा है कि एनी वन, कोई एक, तो यहां पर पहला है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पैसिव वॉइस में बनाना है। अब देखिएगा पैसिव वॉइस में आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे, जैसे ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ठीक है, शट द डोर ऐसे, और जैसे स्विच ऑफ द फैन, ठीक, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन ज्यादा दिखाई पड़ता है, मतलब पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव में ज्यादातर ऐसे। तो इसमें भी बच्चों जब इस तरह से आपको दिख जाएं तो यहां पर केवल भाव समझना कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना भाई। जैसे कोई मैं किसी को बोलूं कि भैया एक ग्लास पानी लाओ, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं। अगर यहां पर ऑर्डर का भाई भाव आ गया है तो ऐसे केसेस में हम लिखेंगे क्या, इसको बनाएंगे बच्चों कि यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना लिखना है। उसके बाद पूरा छाप देना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, ये आपको करना होगा। अब उसके बाद जैसे इसी में हो जाता कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ही कॉमा करके पीछे लिख लिया होता प्लीज, तब क्या होता कि प्लीज एक गिलास पानी दे दो। तो जब प्लीज लग जाता तो वहां पर आ जाता रिक्वेस्ट वाला फीलिंग, वहां पर भाई कौन सा भाव हो जाता, विनती का भाव। तब हम लिखते कि यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक, ये ध्यान देना बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड बोलते कब, जब प्लीज वगैरह वाला होता। ठीक है, तो बाकी हम यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ऐसा हो गया, या ब्रिंग ए जैसे ए कप ऑफ टी, कि एक कप चाय लाओ। तो ऐसे केसेस में जब ऑर्डर का भाव हो तो हम यू आर ऑर्डर टू करेंगे। बाकी पूरा ऑर्डर टू लिखने के बाद पूरा छाप दीजिए। ठीक, ये करना है। चलिए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चन को। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इनमें किस टाइप के क्वेश्चन, देखिए अगला जो है बी वाला, ठीक, क्योंकि सब में दो दो हैं तो इसमें भी है। अब हालांकि आपने को एक ही करना है एग्जाम में। अगला है कि दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। कह रहा है कि दिस ट्री इज ओल्डर, ये जो पेड़ है वो क्या है, पुराना है, देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, यानी बगीचे में अन्य पेड़ों की तुलना में, यानी बगीचे में अन्य पेड़ों की तुलना में यह पेड़ क्या है,
अत्यधिक पुराना है। तो ऐसे केसेस में भाई इसमें बोल रहा है कि सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में भैया SIST, तो दिस लिखेंगे ट्री इज द, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल वाला है कि दिस इज द ओल्डेस्ट, ठीक, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री या दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री ऐसे लिखेंगे, ठीक, कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, कि यह क्या है, बगीचे में सबसे पुराना पेड़ है, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, दो बार नहीं लिखेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। तो ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से अपने को बनाना होगा। अब देखिएगा बच्चों, आपका फिर होगा किससे, सिंटैक्स से। अब सिंटैक्स में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, तो सिंटैक्स में बच्चों एरर वाले होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत गलती होगी, उसको सुधारना होता है। इसमें भी कहेगा कि करेक्ट एनी वन, ये एनी अलग है, वन अलग है, एनी वन, कोई एक को, ये भी 2 नंबर का होगा, ठीक, सब 2 नंबर के हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए बोल रहा है कि नाइदर ऑफ अस हैव बीन सिलेक्टेड, कि हम में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, हम में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। गलती कहां है इस वाले में, जरा गौर से समझिएगा बच्चों, कि नाइदर ऑफ अस हैव बीन सिलेक्टेड, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस मतलब हम में से कोई भी का मतलब यहां सिंगुलर की बात कर रहा है, हम में कोई भी का मतलब हर किसी की बात कर रहा है, कि हम में से, जैसे बहुत लोग हैं तो हम में से कोई भी, यानी हम में से कोई एक लड़का भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में हम यहां पर हैव लगाएंगे ही नहीं, तो यहां पर ही गलती है बच्चों। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कि नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस हैज बीन, क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि ही टूक हिज बुक्स टू द कॉलेज, और कह रहा है whom he had just bought, कि he took, मतलब he took his books to the college, कि वो अपनी किताब कॉलेज ले गया, और whom he had just bought, जिसको उसने तत्काल में ही खरीदा है, ठीक, यानी तत्काल में ही खरीदा। तो यहां पर गलती आपको दिख रही होगी बच्चों, कि वो कह रहा है कि वो अपनी किताब क्या है, कॉलेज में ले गया, जिसको उसने जस्ट यानी तत्काल में खरीदा। तो रसगुल्लों ये बुक की बात कर रही है, मतलब कर रहा है यहां पर, और बुक क्या है, ये सजीव नहीं है। तो ऐसे केसेस में यहां पर ये जो होम लगा है, ठीक, ये होम होगा ही नहीं, तो गलती तो अपने को पता चल गई। तो इसको हम बनाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे कि ही टूक, क्या लिखेंगे, ही टूक हिज बुक्स, ही टूक हिज बुक्स टू द कॉलेज, ठीक है, टू द कॉलेज। उसके बाद यहां पर होम की जगह विच हो जाएगा, विच ही हैड जस्ट बॉट, ठीक है, ही हैड जस्ट बॉट। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक। तो ये आपके एरर वाले में होते हैं कि भाई इसमें थोड़ा बहुत गलती इधर उधर होती है, वो गलती अपने को सुधारनी होती है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों, अगला क्वेश्चन ये होगा आपका किससे, तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा ये होगा होमोफोन से, ठीक। ये किसमें का है, तो ये है होमोफोन्स का, ठीक है, होमोफोन्स का है बच्चों। अब होमोफोन्स में भी ये कोई कहेगा यूज एनी वन, कोई एक करना है। 2 पेयर्स ऐसे जोड़े दिए रहेंगे, जिनका अगर देखेंगे तो भाई अगर पढ़ेंगे तो एक जैसे पढ़ने में लगेंगे, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक। तो जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई पहला है सिल और सिल, ठीक, सिल और सिल की बात कर रहा है, तो भाई पहला सिल का मतलब क्या होता है और इस वाले सिल का मतलब क्या होता है, ठीक। ये आपको अपने शब्दों में लिखना। देखिए ये वाले सेल का मतलब क्या है भाई, सेल का मतलब ये है कोशिका, ठीक। इस वाले सेल का मतलब है बच्चों कोशिका, और इस वाले सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक। तो आप यहां पर कोई भी एक सेंटेंस अच्छे से बनाकर लिख सकते हो, ठीक। जैसे भाई इसका बनाना है तो हम लिख सकते हैं कि अवर, ठीक, अवर बॉडी इज मेड, अवर बॉडी इज मेड अप, ठीक, मेड
अप सेल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, कोशिकाओं की बनी है, ठीक, यहां पर हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे दूसरा सेल है, ठीक, तो सेल का मतलब बेचना होता है, तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं भाई, जैसे लिख सकते हैं कि जैसे आई, ठीक, आई हैव सोल्ड तो एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां पर आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई एम सेलिंग माई ओल्ड फोन, ठीक, मैं अपना भाई जो क्या है, मैं अपना पुराना फोन क्या है, बेच रहा हूं। तो जैसे यहां पर हो गया। अब इसमें भी दो आपके दिए गए हैं बच्चों, जैसे एक है भाई, एक है इंसिडेंट, एक है इंसिडेंट, ठीक, एक इंसिडेंट है और एक है एक्सीडेंट है, ठीक, इंसिडेंट और एक्सीडेंट। तो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट का मतलब होता है भाई घटना, इंसिडेंट का मतलब घटना, और यहां पर एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, ठीक, घटना और दुर्घटना। तो कोई भी बना सकते हैं कि भाई मैं इस घटना का क्या हूं, विक्टिम हूं, साक्षी हूं, ठीक। यहाँ पर दिस एक्सीडेंट इज वेरी डेंजरस, कि ये दुर्घटना मतलब ये दुर्घटना बहुत ही खतरनाक है। तो कोई भी आप इसमें भी अपना कोई एक अच्छे से सेंटेंस बना सकते हो। तो ये आपका होता है होमोफोन्स में इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि दोनों पेयर्स में किसी एक के दोनों के अर्थ आपको बताने होते हैं, चाहे आप पहला वाला करो चाहे फिर दूसरा वाला करो, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद बच्चों आपका एक होगा ये चीज, और ये बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, इसमें न जाने क्यों उलझते हैं। और ये टॉपिक बच्चों पूरे के पूरे 5 नंबर का होता है, तो इसको हमने केवल इसलिए लिखा है। अब ये मत देखिएगा कि बड़ा ये आसान है कि रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, राम कृष्ण परमहंस वाज योगी, ठीक, मतलब एक योगी, तो एक योगी थे। अब ये ना देखिए कि बहुत सरल उठाया, नहीं, ये 2019 में 18 में पूछा गया क्वेश्चन ही है कि उनका बचपन का नाम क्या था, गदाधर था, ठीक, यानी हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर मतलब क्या है, आपको दिख रहा होगा बड़ा आसान है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी तरीके का होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है बच्चों, सबसे ज्यादा ये ज्यादातर आपका देखिए, इसमें बस कुछ बातों को ध्यान देना कि ये ज्यादातर आपका जो भी होता है बच्चों अनुवाद वाला, ये पास्ट में होते हैं। जितने सेंटेंस होंगे अधिकांशतः ये पास्ट वाली बात करता है कि पहले समय में ये था वो था, पहले एक राजा रहा करता था, उसके मतलब उसका साम्राज्य ऐसा था वैसा था, एक बार सुकरात उनसे मिले थे, ये तो ऐसा होता है, ठीक है। तो पास्ट वाली ज्यादा बातें होती हैं। और उसके अलावा आपको समझना क्या है बच्चों कि ज्यादातर, यानी आपको यूं समझना है कि पास्ट आप तैयार कर लीजिए, ठीक, पास्ट टेंस में उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मतलब सारे आपके ये बनते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों, ठीक। टेंस में तो हमने बता दिया कि ये टेंस है, ये टेंस में आपको ये याद रखना है। और दूसरी चीज बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मीनिंग। अगर मीनिंग्स ही नहीं पता है, ठीक, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है बच्चों, तो आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पता चला कि भाई आपको पता ही नहीं है किसके मतलब बचपन होता है, किसके मतलब अनूठी होता है, किसने के मतलब विश्वविख्यात होता है, किसके मतलब साक्षात होता है, ठीक है, किसके मतलब कर्म होता है, किसके मतलब विस्तृत होता है, तो चाहे जितना हम इसको बता दें आप नहीं कर सकते हो। तो दूसरी जरूरी चीज मीनिंग आना चाहिए। और तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, बाकी तो भाई नहीं है तो आप डायरेक्टली मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब समझिएगा आप, चाहे वर्ब में दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो आप मेन वर्ब। उसके अलावा भाई आपको ऑब्जेक्ट वगैरह है तो रखना है, नहीं तो ईटीसी, ठीक, ये आपको ईटीसी वगैरह में जो किसे क्या कैसे कहां कब ये सब फंडा होता है।
तो ये चीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज नहीं पता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट वगैरह कैसा होता है, कैसे उसका सिस्टम होता है, ये चीज नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार दो बार इसको अच्छे से समझा देंगे, उससे बच्चों आपको कुछ आइडिया तो जरूर लग जाएगा। बाकी अगर जहां पर भाई आपका टेंशन है कि ये 5 नंबर छूट जाएगा, नहीं बच्चों, 5 में से 2 से 3 नंबर तो आपको हम दिला ही देंगे, ठीक है, कि किस तरीके से करना होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी के अंतर्गत पूरे 25 नंबर के। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।